Hello friends, I am Dr. A.S. Kandhare, HOD, Department of Botany, KMC College, Khopoli. The title of our presentation is Science and Society. So this is the title of our presentation. So we shall learn something about science and society, the correlation between these two things, that is science and society. So let us see the disclaimer. The presentation aims not to hurt religious sentiments of any group. तो पहले ये बात है कि किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के बारे में यहाँ कुछ हर्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा हम यहाँ पर सोचते हैं. It aims to instill scientific temper among citizens of nation as enshrined in Indian Constitution. तो ये प्रेजेंटेशन का ये मकसद है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट सोसाइटी के अंदर बन जाए, ये इस प्रेजेंटेशन का एम है. सो लेट अस सी द कंटेंट्स. व्हाट इज साइंस, मेथड्स ऑफ साइंस, साइंस एंड सोशल लाइफ, नीड ऑफ साइंस इन सोशल लाइफ. दिस इज द कंटेंट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन. तो अभी इसमें हम देखेंगे कि विज्ञान क्या होता है, उसकी जो व्याख्या है साइंस की. तो ये सिंपल शब्दों में मैंने यहाँ पे रखी हैं. साइंस इज़ नॉलेज acquired through systematic inquisitive investigation based on observation and testable evidences. So this is the definition of science. तो साइंस का मतलब यहाँ पर समझ में आता है कि ये एक ज्ञान है, और ये जो ज्ञान है ये हमारे क्यूरियासिटी यानी जिज्ञासु वृत्ति से हम कहेंगे, इंक्विजिटिवनेस की माध्यम से उसका सही इन्वेस्टिगेशन करके, ऑब्जर्वेशन करके, कुछ तथ्यों के आधार पर जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे हम साइंस कहते हैं. सो हियर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी आर एक्वायरिंग दिस नॉलेज एंड दिस नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक, बहुत ही रचनात्मक तरीके से, एंड स्पेशली द थिंग वी हैव टू एम्फसाइज हियर इज़ इंक्विजिटिवनेस. इनके हमारे सोचने का एक तरीका होता है जिसे हम जिज्ञासु वृत्ति बोलते हैं, उसका आधार बहुत महत्वपूर्ण है. उसमें इन्वेस्टिगेशन आ गया, ऑब्जर्वेशन आ गया और एविडेंस भी आ गया. तो ये सारी बातें ये ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रक्रिया में होती है जिसे हम साइंस कहते हैं. So science is very important thing in our life. इसीलिए विज्ञान को हम सिलेबस के तौर पे नहीं देखना चाहिए. विज्ञान ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका हम अनुभव लेते हैं. इसीलिए साइंस का उपयोग हमारे डेली लाइफ में होना चाहिए. ये इस प्रेजेंटेशन का मकसद है. सो दिस इज़ द प्राइम एम ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. सो वी हैव टू इनकलकेट द साइंटिफिक एटीट्यूड इन आवर डे टू डे लाइफ. इस बात को हमें समझना चाहिए. सो लेट अस सी बेसिक मेथड ऑफ साइंस. तो साइंस का जो आधार क्या है, इसका जो समझने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले है क्वेरी. तो क्वेरी जो होती है, जिसे हम प्रश्न कहेंगे, कुछ भी प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसे हम क्वेरी कहेंगे. वो क्वेरी जो होती है कि कोई चीज़ देखने के बाद प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है, उसे हम क्वेरी कहेंगे. इस क्वेरी को और इस प्रश्न को हम ऑब्जर्वेशन पहले करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए. कोई भी प्रश्न हमारे
दिमाग में आता है तो उसका हम निरीक्षण करें. सो ऑब्जर्वेशन इज़ देयर, दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप. देन वी हैव टू मेक सम हाइपोथेसिस. ऑब्जर्वेशन करने के बाद कुछ उसकी एक परिकल्पना दिमाग में तैयार होनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेरी इज़ देयर, देन ऑब्जर्वेशन, देन hypothesis. So these are the basic steps of scientific method. Then experimentation. Hypothesis जब हमारे दिमाग में आती है तो उसके ऊपर कोई प्रक्रिया करनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ताकि उस प्रश्न को हमें अच्छी तरह समझना है. इसलिए एक्सपेरिमेंटेशन आ गया. एक्सपेरिमेंटेशन के बाद रिज़ल्ट आ गया. उस रिज़ल्ट को हमें उसका संकलन करना चाहिए. सो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस होता है कोई भी प्रश्न का. ज़िंदगी में कोई भी प्रश्न हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आता है, जिसे हम क्वेरी कहेंगे, उस क्वेरी के ऊपर हमें ऑब्जर्वेशन करना है. आफ्टर ऑब्जर्वेशन वी हैव टू propound a hypothesis. Then we have to check through experimentation. एक्सपेरिमेंटेशन के माध्यम से उसको चेक करना चाहिए कि वो जो प्रश्न है वो क्या है. उसके बाद में उसके कुछ रिज़ल्ट्स आएंगे, उसको हमें कंपाइल करना चाहिए. अब रिज़ल्ट जब आएगा उसे कंपाइल करने के बाद दैट वी हैव टू एनालाइज द रिज़ल्ट्स. आफ्टर एनालिसिस वी हैव टू इन्फर. सो इन्फरेंस नाम का ये एक स्टेप है. एनालिसिस करने के बाद इन्फरेंस है, अनुमान जिसे कहेंगे. अनुमान के बाद फिर आता है कंक्लूजन. तो ये कंक्लूजन इन्फरेंस से जब निकलता है तो इन्फरेंस को फिर क्वेरी में तब्दील किया जा सकता है. सो इन्फरेंस कैन बी अगेन पुट इनटू दिस प्रोसेस ऑफ क्वेरी. Then again observation, hypothesis, experimentation, result compilation, analysis, then inference, and then come to the conclusion. तो कोई भी चीज़ हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं तो उसका इस तरह से एनालिसिस, उसका इस तरह से अभ्यास होना चाहिए. ये है बेसिक साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स. अब ये जब हम इसको रिपीटेडली करते हैं तो हमको कंक्लूजन मिलते रहता है और हम कंक्लूड होते हैं कि जो भी चीज़ हम हमारी ज़िंदगी में देखते हैं वो सही है या गलत है, वो ठीक है या गलत है. इसको इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं. तो ये बेसिक मेथड है साइंस का. हर इंसान को ये बेसिक मेथड अपनाना चाहिए. ये क्वेरी, ऑब्जर्वेशन, ये भी इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है. तो क्वेरी को ऑब्जर्वेशन में जब तब्दील करते हैं तो उसको फिर से क्वेरी उसके अंदर क्रिएट हो जाती है. तो फिर क्वेरी, ऑब्जर्वेशन, ये भी एक प्रोसेस यहाँ चलते रहता है. सो दिस इज़ द बेसिक साइंटिफिक मेथड. नाउ लेट अस सी द मेंटल फैकल्टीज़. बायोलॉजिकल मेंटल फैकल्टीज़, इंसान के जो मेंटल फैकल्टीज़ है, इंसान के जो कुदरती कुछ फैक्टर्स हैं. सो दीज आर द मेंटल फैक्टर्स दैट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड साइंस. तो हमारे नेचुरल जो कुछ फैकल्टीज़ है, नेचुरल जो कुछ गुणधर्म है, वो क्या है? क्यूरियासिटी, जिसे हम जिज्ञासा कहेंगे, जिसे हम इंक्विजिटिवनेस कहेंगे या इंक्वायरी कहेंगे. सो दिस इज़ द बेसिक टेंडेंसी ऑफ एनी ह्यूमन. किसी भी इंसान के अंदर क्यूरियासिटी होती है, इंक्विजिटिवनेस होता है और इंक्वायरी ये भी होती है. कुछ चीज़ें जो हम हमारे इर्द गिर्द देखते हैं वो क्या है, वो कैसे हैं और वो क्यों हैं, ऐसे प्रश्न हर इंसान के दिमाग में आते हैं. तो दिस इज़ द नेचुरल फिनोमिनॉन that we observe in every human being. Then we have logical ability, जिसे हम discernment कहेंगे या विवेक दृष्टि कहेंगे.
तो ये भी हमारी क्वालिटी होती है, ये भी हमें कुदरत की देन होती है। वो बेसिकली हमारे अंदर, हमारे दिमाग में होती हैं। हर इंसान को ये लॉजिकल यानी कि डिसर्नमेंट, विवेक दृष्टि होती है। देन रैशनैलिटी भी है, तर्क, हर इंसान तर्क कर सकता है। सो रैशनैलिटी इज़ ऑल्सो आवर बेसिक क्वालिटी। देन डिसर्नमेंट, विवेक दृष्टि से हम कहेंगे गलत सही, इसमें फ़र्क करने की जो क्षमता होती है, दैट इज़ कॉल्ड डिसर्नमेंट। ये विवेक दृष्टि, ये भी हमारी बेसिक क्वालिटी है। देन एनालिसिस, हर इंसान एनालिसिस करता है कोई भी चीज़ का, उसका पृथक्करण करता है, उसको बारीकी से उसकी छाननी करता है। सो दिस इज़ ऑल्सो बेसिक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन माइंड। अभी इस तरह से हमारे जो क्वालिटीज़ का हम उपयोग करेंगे तो उसमें से स्पष्टता आएगी, अनएम्बिग्विटी। हर इंसान को अनएम्बिग्विटी यानी स्पष्टता चाहिए, जिसे हम ऑब्जेक्टिविटी भी कहते हैं, विषयनिष्ठता। तो एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स अनएम्बिग्विटी, स्पष्टता चाहिए। तो उस स्पष्टता को प्राप्त करने के लिए ये क्वालिटीज़ हमारे पास है। दीज आर द नेचुरल गिफ्ट्स गिवन बाय द नेचर: क्यूरियासिटी, इंक्विजिटिवनेस, लॉजिकल डिसर्नमेंट, रैशनैलिटी, discernment, analysis, objectivity. So these are the basic mental faculties of any human. अभी ये फैकल्टीज़ और साइंस, इसके बीच में गहरा नाता है। ये इंटर रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, और साइंस का उपयोग करके ये जो क्वालिटीज़ है इसको हम शार्पन कर सकते हैं, इसको और शार्प बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक साइंटिफिक मेथड्स। लेकिन ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल्स, हम समाज के अंदर रहते हैं, तो समाज के अंदर और कुछ चीज़ होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिलीजन, रिलीजियस डॉगमाज। नाउ हियर यू कैन सी दीज आर द सोशल फैक्टर्स। किसी भी सोसाइटी के अंदर रिलीजन plays a vital role. Religion is the most significant thing. Religious thoughts and dogmas plays a vital role. तो यहाँ पर हम ये तीन चीज़ों को देख रहे हैं। एक नेचुरल एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस, देन ये साइंस इज़ देयर, साइंटिफिक मेथड्स, और समाज के अंदर जो धारणाएं हैं, जो रिलीजन है, वो भी है। नाउ व्हाट आर दिस रिलीजियस डॉगमाज? जनरली ये जो रिलीजियस डॉगमाज होते हैं उसके अंदर भगवान की संकल्पना होती है, गॉड होता है, कंसेप्ट ऑफ गॉड। एंड दिस कंसेप्ट ऑफ गॉड इवॉल्व्ड इन ह्यूमन सिविलाइजेशन, राइट? तो इवोल्यूशन हो गया है। There is a evolution of God in human development. जैसे भी मानव उसकी उत्क्रांति हो गई और इंसान जैसा एक अपने प्रिमिटिव स्टेज से आगे बढ़ते बढ़ते आगे आता रहा, उसका डेवलपमेंट होता रहा, उसी दौरान देयर ऑकर इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ गॉड. So this is the thing that we found in every religion. So these are the social aspects now. These are the natural aspects, these are the scientific aspects, and these are the social religious aspects. So these three aspects interact together. So therefore this is the religious dogmas, and these religious dogmas evolved from the concept of God. Now infallibility, शब्द प्रामाण्यवाद जिसे हम कहेंगे. So this is the indicator and this is the factor of religious dogmas. Religion में ये बहुत important चीज़ होती है. There is God, और God और उसके जो कैरियर्स होते हैं
यानी कि जैसे कि कोई धर्म के गुरु होते हैं, गुरु, तो उनका शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु जो कहेगा उसे हम कहते हैं शब्द प्रामाण्यवाद, इनफैलिबिलिटी। सो इनफैलिबिलिटी का मतलब होता है कि जो गुरु कहेगा, या गुरु कहेगा कि भगवान से कुछ शब्द आए हैं, भगवान से कुछ बातें आई हैं, उस बातों को हमें प्रमाण मानना चाहिए, तो उसे कहते हैं शब्द प्रामाण्यवाद, इनफैलिबिलिटी, इज़न्ट इट। सो हमारे जो गुरु होते हैं, जो भगवान को वर्शिप करने वाले, या भगवान के बीच में जो एक पुजारी होता है, वो हमें बताता है कि कुछ बातें भगवान से आई हैं और उस बातों को चैलेंज नहीं है, तो उसे कहते हैं इनफैलिबिलिटी, इज़न्ट इट। वी कैनॉट क्वेश्चन द थिंग्स कमिंग फ्रॉम गॉड। So this is shown by the religious dogmas. Most of the religions in the world state that whatever is coming from the God is infallible, isn't it? We cannot challenge the words or things coming from the God. What God has said, we cannot question on that thing. We cannot challenge the things stated by God and their messengers. मैसेंजर जो होते हैं गॉड के, जो बीच वाले लोग होते हैं, पुजारी, वो जो कहेगा वो शब्द होता है, वो प्रमाण होता है, तो दैट इज कॉल्ड इनफैलिबिलिटी। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ रिलीजियस डॉगमास। देन कम्स सैक्रेडनेस। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एवरी रिलीजन। दुनिया का कोई भी रिलीजन हो, उसमें सैक्रेडनेस होती है, पवित्रता नाम की एक चीज़ होती है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन एवरी रिलीजन, बिकॉज वॉट एवर इज़ रिलेटेड टू गॉड इज सैक्रेड, वॉट एवर इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स इज सैक्रेड, वॉट एवर द प्रीस्ट से इज सैक्रेड, isn't it? So sacredness is there। पवित्रता नाम की जो चीज़ होती है, जो भगवान या पुजारी या वो पुराणों से या ग्रंथों में जो लिखा है वो पवित्र होता है, isn't it? Whatever is related to this God and worship is called sacred. These are the sacred things. So we cannot put questions on sacredness. पवित्रता है, उसके ऊपर कोई प्रश्न हम नहीं कर सकते। So this is the thing which is common to every religion in the world. So therefore, when the evolution of God took place in the human civilization, there evolved the concept of infallibility. There evolved another concept called sacredness. So these things cannot be questioned. इसके ऊपर कोई वाद विवाद नहीं हो सकता है, प्रश्न खड़े नहीं किए जा सकते, isn't it? So these are the evolution in the human civilization through the religious dogmas. जब हम इस बात को समझेंगे तो we are able to correlate these two things subsequently, isn't it? So sacredness is there, and these important factors together produce a culture, isn't it? Religious dogmas, religious thoughts and beliefs related to the God, because God is there, isn't it? Then God has created certain sacred books, isn't it? Religious scriptures, and religious scriptures are infallible, they are sacred. So these factors produced a culture, है ना, उससे एक संस्कृति पैदा हो गई। तो वो संस्कृति के अंदर क्या हो गया, इनक्यूरियोसिटी पैदा हो गई, अजिज्ञासा। क्योंकि यहाँ पर जो ये बातें हैं इनफैलिबिलिटी और सैक्रेडनेस, इसके ऊपर प्रश्न ही नहीं हो सकता, इसका एनालिसिस ही नहीं हो सकता। देयरफॉर these things generated naturally a culture of
इन क्यूरियासिटी, अजिज्ञासा यहाँ पर हमारे दिमाग में तैयार हो गई, इज़न्ट इट। तो जिज्ञासा जो होती है उसको यहाँ पर बाधा आ गई बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, इज़न्ट इट। नोबडी कैन क्वेश्चन on the religious matters, or religious matters are the dominant factors in any society। बहुत ही प्रभावशाली ये फैक्टर्स होते हैं रिलीजन के, और उसकी वजह से यहाँ पर एक कल्चर तैयार हो गया, और वो कल्चर जो होता है उसे हम इन क्यूरियासिटी बोलेंगे। हमारी जो क्यूरियासिटी है यहाँ पर, ये जो नेचुरल हमारी टेंडेंसी है, उसको अपोजिट जो रिज़ल्ट है यहाँ पर दिखाई पड़ता है, इज़न्ट इट। मेंटल फैकल्टी हमें नेचर ने तो क्यूरियासिटी प्रदान की है, बट दैट क्यूरियासिटी इज़ ब्रिडल्ड। वो क्यूरियासिटी को रोक लग गई बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। ये संस्कार हमारे ऊपर हो गया, हमारी ये कल्चर बन गई, एंड देयर कम इन क्यूरियासिटी। इन क्यूरियासिटी आ गई, देन इर्रेशनैलिटी भी आ गई। देयर इज़ जनरेशन ऑफ इर्रेशनैलिटी, असमंजसपना जिसे हम कहेंगे, अतार्किकता जिसे हम कहेंगे, इज़न्ट इट। सो हियर रैशनैलिटी जो होती है वो बदल गई इर्रेशनैलिटी में, और फिर इससे क्या हो गया, चीज़ें समझने में हमें दिक्कत होने लगी, और हमें बोध जो होता है, किसी बात का बोध होना चाहिए, वो होना बंद हो गया, तो हम दुर्बोध हो गए। दैट इज़ कॉल्ड ऑफस्केशन। ऑफस्केशन इज़ द प्रोसेस वेयर some themes became very mystic, some things become very enigmatic, we cannot understand certain things. Such things are called obfuscation, दुर्बोधता। वो बोध नहीं होता है, isn't it? Whatever the religious rites we are performing, we cannot question that religious rites, and ultimately it results into obfuscation। उस चीज़ को हम, उसका बोध नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, isn't it? And ultimately it results into a thing that we generally call superstitions। सुपरस्टिशन हो गए, अंधविश्वास, या उसे अलग भाषा में मनोवाद कहेंगे, सब्जेक्टिविटी, isn't it? सुपरस्टिशन आ गया, अंधविश्वास आ गया, हम अंध बन गए। अंध का मतलब होता है हमारे दिमाग का जो विचार करने की कोई क्षमता होती है, जो हमें निसर्ग ने दी है, नेचर ने दी है, दैट एबिलिटी इज़ हैम्पर्ड, दैट एबिलिटी इज़ ब्रिडल्ड, एंड दिस रिजल्ट इनटू सुपरस्टिशन। अंधविश्वास में तब्दील हो गया। सो यू कैन सी हाउ दीज थिंग्स आर हैपनिंग। एट वन साइड वी हैव द नेचुरल एबिलिटीज़, on the other side we have these social dogmas and social thoughts and beliefs, and these social beliefs and thoughts are hindering these processes, and hindrance of these processes are ultimately adversely hindering these natural abilities. So here we have to understand this phenomenon that is taking place in every society, isn't it? So these religious dogmas, all these religious dogmas producing these results, therefore this scientific attitude is being hampered, science is being negated, isn't it? And ultimately this is also adversely affecting to these abilities, that is these are the natural abilities, and these natural abilities are also hampered. So here you can understand how all these things are interacting together, isn't it? These social dogmas being dominant, these social dogmas are hampering these natural abilities and hampering this basic method of science.
ये ऐसा हो रहा है. So this process is taking place in the society, and therefore we are just limiting the science just for syllabus. तो इससे क्या हो रहा है कि हम स्कूल में या कॉलेज में जब साइंस पढ़ते हैं वो साइंस सिर्फ सिलेबस तक सीमित रहता है, वो ज़िंदगी में आता ही नहीं, क्योंकि हमारा जो रिलीजन होता है वो डोमिनेंट होता है, वो साइंस को आने नहीं देता है हमारे दिमाग के अंदर. Therefore all these natural abilities of the human mind are being hampered due to these social and religious factors, and therefore this science remains only in syllabus, isn't it? सिलेबस के बाहर नहीं आता है साइंस, ज़िंदगी में आता ही नहीं साइंस, वो सिलेबस में ही सीमित रह जाता है मार्क्स लेने तक. दैट्स ऑल. सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर लाइफ. तो इसको हम जब समझेंगे तो साइंस और सोसाइटी का रिलेशन हमें समझ में आएगा. सोशल मिलियू मोल्ड्स पर्सनैलिटीज़. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल फिनोमिनॉन दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी. सामाजिक परिवेश व्यक्तित्व का निर्माण करता है. सो सामाजिक परिवेश यानी कि सोशल सर्कमस्टेंसेस आर dominant and they make our personalities, they mold our personalities, isn't it? जब सोशल डॉगमास जो होते हैं, रिलीजियस डॉगमास जो होते हैं, रिलीजियस थॉट्स जो होते हैं, रिलीजियस बिलीफ्स जो होते हैं, isn't it? सामाजिक धारणाएं जो होती है वो जब प्रभावशाली बनती है तो साइंस का प्रभाव कम होता है. दैट इज़ द थिंग. सो रिलीजियस गॉस्पेल्स एंड उसे हम कहेंगे धार्मिक सिद्धांत. तो ये जो धार्मिक सिद्धांत होते हैं, ये धार्मिक सिद्धांतों के साथ हमारा एजुकेशन आता है, isn't it? You can see how the life is being constructed, isn't it? The social life of any person is molded in this way. There are religious dogmas in every society. There are religious gospels, धार्मिक सिद्धांत होते हैं, और साइमल्टेनियसली हम लोग शिक्षा भी प्राप्त करते हैं which is syllabus based, isn't it? And another thing that is social dogmas. So you can see a person is exposed to these significant factors. ये 3 महत्वपूर्ण जो बातें होती है किसी भी इंसान के ज़िंदगी में, ये साइमल्टेनियसली इन्फ्लुएंस करते रहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीजियस थॉट्स, सेकेंडली एजुकेशन दैट इज सिलेबस बेस्ड थिंग्स, एंड देन सोशल थॉट्स, कास्ट थॉट्स. जो भी सामाजिक विचार होते हैं, सामाजिक धारणाएं होती है, सामाजिक प्रथाएं होती है, सामाजिक उत्सव होते हैं, सामाजिक सोच होती है, ये सारी की सारी बातें हमारे जीवन के ऊपर उसका प्रभाव होता है. सो देयरफॉर दीज 3 फैक्टर्स आर साइमल्टेनियसली इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन लाइफ. जब इसको हम ध्यान में लेंगे तो हमें समझ में आता है कि इसका रिज़ल्ट क्या होता है. अब ये बात समझना होगा कि ये तीनों में से किसका प्रभाव ज़्यादा है, isn't it? ये तीनों चीज़ें मिला करके बनता है कल्चर, isn't it? दिस कल्चर, और जिसे हम संस्कृति कहेंगे, दिस इज़ द आउटकम ऑफ these 3 important significant factors. It is a combination and mixture and blend of these 3 important factors. So these factors produce a kind of culture. संस्कृति किसे कहते हैं? तो ये रिलीजियस थॉट होते हैं, हमारी शिक्षा होती है, एजुकेशन सिस्टम होती है, जिसमें सिलेबस क्या पढ़ाया जाता है उसको ध्यान में लेकर के, उसके बाद में हमारी सामाजिक सोच जो होती है, बहुत सारे सामाजिक विचार होते हैं, ये इकट्ठा कल्चर बनाता है, संस्कृति बनाती है, इथॉस जिसे हम कहेंगे, इज़ इट सोशल कल्चर.
And in this way, all these factors along with this ultimate and holistic influence of this culture produces personality. तो इस तरह से ये पर्सनालिटी बनती है किसी भी इंसान की, isn't it? Now these religious gospels plays a vital role, isn't it? What is the quantity and quantum of influence of this religious gospel? जो धार्मिक सिद्धांत होते हैं उसका परिणाम इंसान के ज़िंदगी पे कितना है, तो हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली वेरी इन्फ्लुएंसिंग थॉट्स, बहुत अधिक से प्रभावशाली विचार। तो हम देखते हैं कि किसी भी समाज के अंदर रिलीजियस थॉट्स आर वेरी वेरी इन्फ्लुएंसिंग, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसका बहुत ज़्यादा परिणाम होता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिमत में, पर्सनैलिटी में जो उसका कंट्रीब्यूशन है रिलीजियस सिद्धांतों का वो बहुत ज़्यादा होता है। सो दीज आर द वेरी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, रिलीजियस थॉट्स। द नेक्स्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इज़ एजुकेशन। तो शिक्षा भी हमारे विचारों पर प्रभाव डालती हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव है इट इज़ कंपैरेटिवली लेस इन्फ्लुएंसिंग, isn't it? रिलीजियस थॉट की कंपैरिजन में एजुकेशन का जो प्रभाव होता है वो कंपैरेटिवली लेस होता है, ऐसा देखा गया है, isn't it? बहुत जो कॉमन इंसान होते हैं, बहुत सारे मैक्सिमम लोग होते हैं, उनके ऊपर एजुकेशन का जो कम प्रभाव होता है इन कंपैरिजन विद द रिलीजियस थॉट्स। रिलीजियस बिलीफ्स जो होते हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। एजुकेशन होता है, लेकिन in Indian context, education is mostly limited to the examination system. एग्जामिनेशन तक ही उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है, ऐसा दिखाई पड़ता है। So therefore education system is syllabus based and syllabus is related to examination only to get maximum marks. So comparatively less influencing education system or education thoughts are comparatively less influencing in Indian context, तुलनात्मक रूप से कम प्रभावशाली होते हैं। किससे तुलना की जाए तो रिलीजियस थॉट से। तो बहुत सारे कम लोग होते हैं वो एजुकेशन का उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर रिलीजियस का प्रभाव, रिलीजियस थॉट्स का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा पाया गया है। और फिर अदर कुछ सोशल डॉगमास हैं, isn't it? तो इसके अंदर कुछ ट्राइब्स रिलेटेड या कास्ट रिलेटेड या और कुछ लिमिटेड उनकी संस्कृति होती है, उसका भी कुछ प्रभाव होता है। सोशल डॉगमास भी होते हैं धार्मिक सोच के अलावा, और कुछ कस्टम्स होते हैं, एंड दीज कस्टम्स आर आल्सो इन्फ्लुएंसिंग, ये भी प्रभावशाली होता है। कुछ ट्राइब्स के अंदर, कुछ गुटों के अंदर, कुछ ग्रुप्स के अंदर उनके अलग विचारधाराएं भी होती है, सोशल डॉगमास भी होता है, एंड दीज आर आल्सो वेरी इन्फ्लुएंसिंग, बहुत प्रभावशाली होता है। वी कैन से दैट देयर आर सर्टन कास्ट एंड दिस कास्ट हैज़ देयर ओन थॉट्स एंड दीज थॉट्स आर आल्सो very influencing, isn't it? They are also at par with these religious thoughts. So here you can see these three important factors influencing the thought process of any person. So इसको हम ऐसा देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि एजुकेशन का जो प्रभाव है ये दोनों के कंपैरिजन में भारत के संदर्भ में बहुत कम है, isn't it? ऐसे कुछ इंसान हैं उनके ऊपर रिलीजियस थॉट्स, सोशल थॉट्स का कम प्रभाव होता है और एजुकेशन का ज़्यादा प्रभाव होता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आवर पर्सनैलिटी इज़ मोल्डेड थ्रू दीज डिफरेंट फैक्टर्स दैट वी कॉल कल्चर। तो इस प्रकार से ये हमारा जो कल्चर होता है, सो दिस कल्चर इज़ नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर एंड एक्शंस।
विचारों की अभिव्यक्ति व्यवहार एवं कार्यों के रूप में। कल्चर क्या होता है? तो कल्चर इज एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, isn't it, in the form of behavior and actions, isn't it? It is the holistic expression of all these factors, isn't it? जैसा कि religious thoughts है, educational thoughts है और other social thoughts है, इनका इकट्ठा परिणाम होता है कल्चर। और ये कल्चर जो होता है ये अल्टीमेटली एक्सप्रेशन होता है इन तीनों बातों का। ये तीनों बातों को मिला करके जो एक्सप्रेशन बनता है, ना, इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस एंड बिहेवियर इज कॉल्ड कल्चर। तो कल्चर क्या होता है? ये सारे तीनों चीज़ों का इकट्ठा परिणाम इज कॉल्ड कल्चर। सो कल्चर इज नथिंग बट एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर एंड एक्शंस। विचारों की अभिव्यक्ति है, वो व्यवहार और कार्यों के रूप में वो एक्सप्रेस होते रहते हैं, isn't it? So therefore our personalities are driven by these three important factors that we have to understand. तो जहाँ पर साइंस होता है, यहाँ एजुकेशन में साइंस होता है, लेकिन एजुकेशन का प्रभाव कम है कंपैरेटिवली टू द रिलीजियस एंड सोशल थॉट्स। तो इसीलिए साइंस का भी प्रभाव कम हो जाता है समाज के अंदर। तो इस बात को यहाँ ध्यान में लेना होगा। सो इन इंडियन सिनारियो रिलीजन एंड कास्ट क्लैन थॉट्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल। सो दिस थिंग वी हैव टू एम्फसाइज। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि ये जो थॉट्स होते हैं, इज इट, ये रिलीजियस थॉट्स जो होते हैं, ये रिलीजियस थॉट्स हमारे कल्चर को डेवलप करते हैं। और इंडियन सिनारियो में क्या होता है, भारत की इस संस्कृति के अंदर हम देखेंगे तो रिलीजन और कास्ट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। कास्ट, क्लैंस, है ना, सबसे ज़्यादा प्रभावी है रिलीजन भारतीय परिप्रेक्ष्य में, isn't it? सो इसलिए क्या होता है कि एजुकेशन के अंदर जो साइंस हम पढ़ते हैं उसका प्रभाव समाज में कम दिखाई पड़ता है। So religious thoughts surpass all the thoughts. Religious thoughts surpass all the thoughts. Aim of the education. अब यहाँ पे एजुकेशन का एम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। The aim of education is triggering thinking analytically and humanly is foiled in India. तो भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि एजुकेशन का जो मतलब होता है कि हमारी थिंकिंग एनालिटिकल बने और मानवतावादी बने। ये एजुकेशन का सही मतलब है, isn't it? तो पढ़ा हुआ जो इंसान होता है, जो एजुकेटेड इंसान होता है, ही शुड हैव ए एनालिटिकल थिंकिंग विथ ह्यूमैनिटी। तो ये होता नहीं है बिकॉज एजुकेशन हैज़ लेस इन्फ्लुएंस कंपेयर टू रिलीजियस एंड सोशल बिलीफ्स। So that is the thing we have to understand. Education ought to make the learner inquisitive, logical, compassionate and curious. तो एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का प्राइम एम क्या है? कि इंसान को इंक्विजिटिव बनाना, उसको तर्कवादी बनाना, लॉजिकल, कंपैशनेट बनाना, मानवतावादी बनाना चाहिए जिसके अंदर करुणा है, ऐसा बनाना, और क्यूरियस बनाना, यानी कि जिज्ञासु वृत्ति उसके अंदर होनी चाहिए, isn't it? So these things are important in relation to education, isn't it? तो ये एजुकेशन का मतलब है, इंक्विजिटिवनेस को बढ़ाना, लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाना, कंपैशनेट बनाना इंसान को, और क्यूरियस बनाना। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अभी हम देखेंगे कि रिलीजन और साइंस, इसका रिलेशन, इफ़ेक्ट्स ऑफ रिलीजियस एंड साइंटिफिक टीनेट्स, तो इसका एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से परिणाम होता है। सो लेट अस अगेन सी रिलीजियस डॉगमास। जो धार्मिक हमारे सिद्धांत है उसमें क्या है, भगवान है, एज एन गॉड है, एज एन देव देवताएँ वगैरह वगैरह होती हैं।
तो ये गॉड की संकल्पना यहाँ पर आ गई रिलीजन में। उसकी वजह से इनफैलिबिलिटी आ गई, शब्द प्रामाण्यवाद आ गया। धर्मशास्त्र में जो लिखा है वह अंतिम है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये है। उसके बाद में सैक्रेडनेस है, पवित्रता नाम की एक कोई संकल्पना है, वो आ गई। और इन सारी बातों को इकट्ठा करके हमारे ऊपर जो संस्कार हो गए, उससे अजिज्ञासा, इनक्यूरियोसिटी पैदा हो गई, इज़न्ट इट। इरेशनलिटी आ गई, असमंजसपना आ गया, और कुछ चीज़ें हमें समझने में दिक्कत होने लगी, दुर्बोधता आ गई, ऑफस्केशन जिसे हम कहेंगे वो हो गया। और अल्टीमेटली अंधविश्वास यानी कि सुपरस्टिशन और सब्जेक्टिविटी यानी कि मनोवाद, वो भी पैदा हो गया। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है मनोवाद, हर एक के मन को कोई चीज़ें भाती है तो उसके मन को वो ठीक लगती है, तो हर एक के मन को अलग अलग चीज़ ठीक लगती है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिविटी, ये आ गई। अब हमारी मेंटल फैकल्टीज़ जो है वो क्या क्या है, जैसा कि हमने देखा है, क्यूरियोसिटी इज़ देयर, इंक्विजिटिवनेस इज़ देयर, इंक्वायरी इज़ देयर, लॉजिकलिटी, डिसर्नमेंट जिसे विवेक दृष्टि कहेंगे, वो है हमारी नेचुरल एबिलिटी। देन रैशनैलिटी है, तर्क शुद्धता है, डिसर्नमेंट है, विवेक दृष्टि है, एनालिसिस है, छाननी करना, और उससे सब ऑब्जेक्टिविटी लाना है हमें, ऑब्जेक्टिव तरीके से हमें बात करनी चाहिए, जिसे हम कहेंगे विषय निष्ठता, इज़न्ट इट, अनएम्बिग्युटी। So these are the natural or mental faculties, and these are the religious faculties. So these religious faculties are hampering these abilities. Then these religious abilities are killing these mental abilities. So ये हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, isn't it? So therefore Godism killed curiosity. तो इवोल्यूशन ऑफ गॉड हो गया, ये गॉड की जो संकल्पना है उसका परिणाम हो गया कि हमारी क्यूरियोसिटी मर गई, क्योंकि प्रश्न नहीं करना चाहिए, वी कैन नॉट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चनिंग नहीं है तो क्यूरियोसिटी मर गई, इसका ये परिणाम हो गया। देन टैबू ऑन क्वेश्चनिंग स्लोली स्टंटेड ग्रोथ ऑफ फैकल्टी ऑफ माइंड, इज़न्ट इट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस हो गई वो क्या है, प्रश्न पूछने पर रोक से धीरे धीरे दिमाग की क्षमता का विकास अवरुद्ध हो गया, इज़न्ट इट। जैसे मैंने बताया कि शब्द प्रामाण्यवाद आ गए, पवित्रता आ गई, इसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं कर सकते, तो हमें हमारे दिमाग को आदत लग गई, उसके ऊपर बंधन आ गए क्वेश्चनिंग करने के ऊपर, ऐसा क्यों, ये हम कह नहीं सकते, प्रश्न उपस्थित नहीं कर सकते। सो स्लोली दिस प्रोसेस स्टंटेड द ग्रोथ ऑफ आवर माइंड। तो इसी तरह से प्रश्न पूछने पर धीरे धीरे रोक लग गई, और फिर प्रश्न पूछने से जो लॉजिकल माइंड डेवलप होता है उसके ऊपर रोक लग गई, तर्क शुद्धता चली गई, इज़न्ट इट, विवेक दृष्टि चली गई, ये इसके परिणाम हो गए। इरेश्योर ऑफ व्हाट, हाउ एंड व्हाई। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन द डिक्शनरी ऑफ साइंस। साइंस की डिक्शनरी में ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। ये जो प्रश्न पूछने के जो शब्द है इसके ऊपर इधर पाबंदी है। इन रिलीजियस डॉगमास यू कैन नॉट क्वेश्चन व्हाट, हाउ एंड व्हाई, इज़न्ट इट। पूछ नहीं सकते कौन सा भगवान, कैसा भगवान और क्यों भगवान, ऐसा प्रश्न हम पूछ नहीं सकते। तो इसीलिए क्या हो गया, ये हमें आदत लग गई हमारे दिमाग को, और उसका परिणाम होगा कि ये सारी जो बातें हैं हमारे नेचुरल जो कुछ टेंडेंसीज है उसके ऊपर रोक लग गई, बाधा आ गई। सो देयरफॉर इरेश्योर ऑफ व्हाट, हाउ एंड व्हाई, दीज वर्ड्स आर इरेज्ड फ्रॉम आवर ब्रेन, एंड अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इनटू लॉस ऑफ दीज एबिलिटीज़। तो ये हमें समझना चाहिए कि इसका जो परिणाम हुआ है इन सारी बातों का, ये परिणाम होते होते ये सारी चीज़ें यहाँ पर कम हो गई या ख़त्म हो गई। सो दैट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस रिलीजियस डॉगमास।
ये सालों तक चलते रहा और धीरे धीरे ये प्रोसेस होती रही और धीरे धीरे हमारे मेंटल फैकल्टीज़ कम होते गई और इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी खत्म होते गया। सो दीज आर द थिंग्स। सो मैकेनिज़्म ऑफ साइंस, साइंस का मैकेनिज़्म क्या होता है? साइंस की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर कॉज होता है, कारण होता है, और ये कारण से एक परिणाम तैयार होता है। सो कॉज एंड इफेक्ट इज़ द बेसिक mechanism to understand the science, and these are two things and two aspects are related to each other. cause से effect होता है, isn't it? कारण से परिणाम तैयार होता है और परिणामों से हम कुछ conclusions निकाल सकते हैं, isn't it? We can learn these two things through this mechanism. Cause and effect, कारण और परिणाम. Then from this effect we can detect the cause, isn't it? Cause can tell you the effect and from the effect you can detect the cause. So these are the interrelated processes. So these are the basics of science. So this is the mechanism of science. ये साइंस इस तरह से काम करता है। कॉज को देखो, परिणाम ढूंढो, परिणामों से अंदाज लगाओ कि कॉज क्या हो सकता है। So these are the interrelated things. So this mechanism is also hampered due to prevalent social dogmas or religious dogmas. तो ये इसका परिणाम दिखाई पड़ता है। So for example we can see these things, isn't it? ये बातों का हम देखते हैं कि ये जो है ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। नींबू है और ये मिर्च है, तो इसको बहुत सारे घरों में लटकाया जाता है। नया घर लिया, नई गाड़ी ली, तो वहाँ पर ये चीज़ दिखाई पड़ती है हमें। तो इसके ऊपर हम सोचते क्यों नहीं कि व्हाट इज़ दिस? सो दिस इज़ ए लेमन एंड दिस इज़ ए कैप्सिकम चिली. So lemon contains lot of vitamin C and capsicum contains capsaicin. These are the chemicals, prime chemicals. इसके अंदर लेमन के अंदर क्या होता है? विटामिन सी होता है, खट्टापन जो है तो एसिडिक है ये, इसके अंदर एसिड होता है। तो ये जो विटामिन सी होता है ये इसके अंदर होता है। ये जो मिर्च होती है इसके अंदर कैप्साइसिन नाम का एक केमिकल होता है। ये चीज़ साइंस ने हमें बताई। अब ये जो विटामिन सी और कैप्साइसिन होता है इसका परिणाम धर्म के अंदर क्या होता है या हमारी धारणाओं के अंदर क्या होता है, तो ये जो है तो इस प्रकार से ये एक तागे में लटकाते हैं ये इसको, और फिर हम देखते हैं कि इसको नई गाड़ी ली, वो गाड़ी को ये इस तरह से बांध देते हैं, isn't it? ये गाड़ी के सामने या गाड़ी के अंदर लगा देते हैं, तो इसका परिणाम क्या होता है? ये हमारी सोच है, ये धार्मिक सोच है कि ये लगाने से कहीं एक्सीडेंट ना हो, isn't it? गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो, ऐसी एक सोच है। इसीलिए दिस थिंग्स आर टाइड हियर। अभी दिस आर द रिलीजियस डॉगमास, isn't it? अब इसको रिलीजियस डॉगमास की तौर पे अगर देखा जाए और साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो इसको किस तरह से बता सकते हैं आप? अगर साइंस की दृष्टि से हम देखेंगे तो ये नींबू है, उसके अंदर कुछ केमिकल्स है, उसके अंदर विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो तो खाने से उसका फ़ायदा होगा या लटकाने से तो कुछ नहीं होगा। ये मिर्च है, उसके अंदर भी जो कुछ विटामिन्स है, कुछ द्रव्य है, रासायनिक जैविक द्रव्य, वो खाने से शरीर को उसका फ़ायदा होगा। सो दीज आर द eatables. When you consume these things will help to improve your health. But what is the function of these things here? इसका यहाँ पर क्या काम है, यहाँ पर क्या कार्य है, isn't it? We don't understand these things. उसके लिए कोई उत्तर नहीं है, लेकिन धारणा है उसको, लेकिन वो धारणा सही है या गलत है इसको हमें जांचना चाहिए। Now this thing is tied here on the front of this particular vehicle and these things happens, उसका एक्सीडेंट होता है, isn't it? बहुत सारी गाड़ियाँ हमने ऐसे देखी हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चकनाचूर हो गई
और उसके अंदर के लोग मर गए। और अंदर देखा तो ये मिर्च और नींबू लटकाया हुआ है, ऐसा भी हमें नज़र आता है। तो ये मिर्च और नींबू का यहाँ पर क्या उपयोग हो गया है? ये गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस lemon and chili? So this is the big question that we have to ask ourselves. So this is the example I want to show you here. What is the function of these things? And when you tie these things here, what is its function? If your aim is to prevent the accident, then why this accident occur? So these are the things that we have to question ourselves. खुद को ये प्रश्न पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन हम ये प्रोसेस करते नहीं है। कॉज इफ़ेक्ट यहाँ पर है ना, जब इसको खाएंगे तो हेल्थ का कॉज बन जाएगा, जब यहाँ लटकाएंगे तो यहाँ पर परिणाम कुछ और दिखाई पड़ता है। तो इसका कॉज क्या है और ये परिणाम क्या है, इसका कोरिलेशन हम कब लगाएंगे, इज़न्ट इट? तो इसके लिए हमारे जो दिमाग के जो दरवाजे हैं वो खुले चाहिए, हमारे दिमाग के जो कैपेसिटीज़ है वो वहाँ पर खुले चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ हियर यू कैन सी, अब ये वट पूर्णिमा का एक उत्सव होता है। ये जो पेड़ हैं, वट वृक्ष इसको कहते हैं, बनियान ट्री, इज़न्ट इट, जिसे मराठी में वड बोलते हैं। वड का जो बड़ा पेड़ होता है उसकी वे पूजा कर रही हैं, वट सावित्री के, या वट वृक्ष की जो पूजा होती है वट सावित्री को करते हैं। तो ये पेड़ को ये तागा बांध बांध के इसकी पूजा की जाती है। तो प्रश्न, सहज प्रश्न है, व्हाट वुड दिस बोइंग बिफोर ए ट्री प्रोड्यूस? एक पेड़ के सामने झुकने से क्या होगा? सो दिस इज द क्वेश्चन, एंड दिस इज अ सिंपल एंड रैशनल क्वेश्चन दैट वी हैव टू पुट टू आवर सेल्व्स। तो खुद को ये प्रश्न पूछना चाहिए कि ऐसा करने से क्या होगा, इज़न्ट इट? व्हाई वर्शिप ए प्लांट? इस पेड़ की पूजा करने से क्या होगा? व्हाट इफेक्ट विल दिस प्रोसेस प्रोड्यूस, इज़न्ट इट? व्हेन यू वर्शिप दिस ट्री, व्हाट वुड बी द इफेक्ट? तो काज क्या है इसका? व्हाई वर्शिप ए प्लांट? दूसरा प्रश्न ऐसा हमें पूछना चाहिए कि व्हाई नॉट रादर स्टडी साइंटिफिकली एंड प्रोपेगेट इट फॉर इट्स एनवायरमेंटल इफेक्ट्स? तो इसको साइंटिफिकली हम अगर स्टडी करेंगे और इसका कल्टीवेशन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो एनवायरमेंट के लिए ये बहुत उपयुक्त होगा। पौधे की पूजा क्यों करें? क्यों न इसकी पर्यावरणीय प्रभाव का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाए और इसका प्रचार प्रसार किया जाए। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इज़न्ट इट? दिस इज रैशनैलिटी, है ना? सो वी शुड नॉट थिंक इन डिफरेंट वे, इज़न्ट इट? सो साइंटिफिक वे इज like this. You study the scientific effects of this plant and make its use. This is the thing that we have to understand, isn't it? अभी एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि आचमन नाम का एक प्रक्रिया होती है। आचमन एक रिलीजियस प्रोसेस होती है, आचमन, जिसके अंदर जल का ग्रहण किया जाता है, गंगा जल का ग्रहण, एक पवित्र जल कहा जाता है। सो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पवित्र जल इज़, है ना? पवित्र जल क्या होता है वो मुझे समझ में नहीं आता है, इज़न्ट इट? आचमन कहते हैं। सो आचमन की प्रक्रिया होती है, वो कैसे होती है? तो आचमन यह एक धार्मिक प्रक्रिया है जिसमें पवित्र जल यानी कि गंगा जल को ग्रहण करना है, जिससे शरीर शुद्ध होता है, ऐसी एक धारणा है। Intake of a sip of water before a yajna or puja. So in worship there is a consumption of a water from Ganga or river, and it is assumed that consumption of that water from a river is very helpful, isn't it, from religious point of view. तो धार्मिक प्रक्रिया है,
पूजा के अंदर इस प्रक्रिया को किया जाता है जिसे आचमन कहा जाता है। तो ये आचमन क्या है? एक धार्मिक प्रक्रिया है जिसमें पवित्र जल जो गंगा से प्राप्त किया जाता है उसे ग्रहण करना है, जिससे शरीर के अंदर एक चेतना आती है, शरीर शुद्ध होता है वगैरह वगैरह, ऐसा कहा जाता है। सो दैट प्रोसेस इज़ लाइक दिस। ये पुजारी यहाँ पर ये आचमन करते हुए नज़र आ रहा है। सो ही ब्रॉट दिस गंगा जल in this particular pot, isn't it? So religiously sanctioned pots, ये धार्मिक ये वस्तुएं हैं, ये इसके अंदर ये गंगा जल है और ये पुजारी ने ये पानी इस तरह से ये चम्मच में लेकर के इस तरह से ग्रहण किया है। तो यू कैन सी द प्रोसेस, हाउ ही फोल्डेड हिज फिंगर्स एंड हाउ ही इज़ सिपिंग दिस वाटर। ये किस प्रकार से देखिए आप ये पानी को ग्रहण कर रहा है। तो ये रिलीजियस प्रोसेस है और कहा जाता है कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इट इज़ कॉल्ड आचमन। तो मुझे प्रश्न पड़ता है कि बच्चे को फिर पोलियो ड्रॉप्स क्यों पिलाते हैं, है ना, या हम किसी सिरप को क्यों प्राशन करते हैं? तो आचमन किया जाए, राइट। इफ़ इट इज़ वेरी बेनिफिशियल from religious point of view for your entire body, then what is the use of these polio drops and syrups? ये एक साधारण प्रश्न है, isn't it? ये पुजारी को देख करके ये देखो ये महिलाएं और ये लोग जो गंगा के अंदर जा कर के आचमन करते हैं या गंगा जल को प्राशन करते हैं। So now you can see the state of this rivers, highly polluted rivers are there and they are consuming this dirty water, isn't it? तो ये जो पानी को प्राशन कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं। So you can see here this child is being administered polio drops. ये बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं। तो ये जो माता होती है ये बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाती है। तो मैं कहता हूँ पोलियो ड्रॉप के बजाय आचमन करो उसको, isn't it? Why not आचमन? That is my question. So you are following very bad ways in your life, irrational ways. एक तरफ आप इधर आचमन करते हो और दूसरी तरफ बच्चों को ये सिरप यानी कि ये पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हो। तो इसको भी आचमन करवाओ ना और पोलियो भगाओ। ऐसा आप नहीं करोगे, isn't it? So this is the duality of life, isn't it? So this duality is killing our rationality. So therefore we have to think over all these things and how we have to correlate these religious and scientific things with each other and take the decision what path you have to follow, whether you want to follow a religious path or scientific path, isn't it? तो ये इस प्रकार से इसको पोलियो के ड्रॉप्स पिला रहे हैं। तो मैं कहता हूँ बच्चों को आचमन कीजिए, isn't it? कोई आपको बीमारी हो गई तो आप सिरप लेते हो, isn't it? तो मैं बोलता हूँ why not आचमन? तो आचमन कीजिए, बट आप नहीं करोगे, isn't it? आप सिरप ही लोगे। So these are the things that we have to correlate in our life, isn't it? So science is nothing but a life, isn't it? Science should be in your personality, isn't it? Science is not a thing to be studied for the syllabus or for the examination, but science is the life. ज़िंदगी में साइंस होना चाहिए हमारे, तो इस बात को हमें समझना चाहिए। हमने रिसेंटली देखा कोविड के दौरान क्या हो गया, isn't it? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्लेट बजाओ, है ना, रिचुअल्स करो, वर्शिप करो और कोविड को भगाओ। सो पीपल्स followed all these rituals and banging of the thalis, and they banged the plates during COVID, isn't it? तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि हम लोगों ने थालियाँ बजा करके कोविड को यहाँ से भगाने की कोशिश की है। सो क्या ये थाली बजाने से कोविड जाएगा, isn't it? That is the prime question you should ask yourself, isn't it? कोई कहता है, कोई तुम्हारा नेता कहता है कि आप ये थाली बजाओ और कोविड को भगाओ, वो कहता है, लेकिन हम सोचते हैं क्या, isn't it? तो you can see how these people's living in concrete jungle,
are following these what I can say, irrational things, banging thalis and to treat the COVID, isn't it? तो क्या ऐसा ये कोविड जाएगा थाली बजाना से, isn't it? So our leaders are also doing all these things, isn't it? पूजा अर्चा रिचुअल्स, ये करने से कोविड जाएगा ऐसा इन्होंने कहा. So these are the things that we have to understand. We have to analyze the things rationally. So science is nothing but rationality, isn't it? So COVID can be treated with these things, isn't it? Vaccination and mask. We have used this vaccination and mask, isn't it? So this is the real treatment on COVID, not banging the thalis and rituals and worships, etc. So in this way we have to understand and correlate the science with our beliefs, isn't it? So what is the real treatment? Banging of thali or puja or vaccination? What else? Isn't it? क्या करोगे आप? Isn't it? So we have to understand all these things in rational way. So who should be saluted? ये भी बहुत important चीज़ है, साइंटिस्ट और प्रिस्ट. हम जब ज़िंदगी जीते हैं तो प्रिस्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं, जो पुजारी होता है, पादरी होता है, या भगवान का जो बीच वाला जो एजेंट होता है उसको हम ज़्यादा महत्व देते हैं, साइंटिस्ट को नहीं. ये भी हम देखते हैं. तो प्रश्न है कि हु शुड बी सैल्यूटेड, साइंटिस्ट और प्रीस्ट, इज़न्ट इट? ये महाशय को देखिए. इन 1928 एट सेंट मेरीज हॉस्पिटल लंडन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग discovered penicillin, and this discovery led to the introduction of antibiotics that greatly reduced the death in the world. So this is the phenomenon and this is the history that you have to understand, isn't it? So we have to salute this person, Alexander Fleming, है ना, जिन्होंने 1928 में दिस पेनिसिलिन का डिस्कवरी किया है, isn't it? It is an antibiotic, first antibiotic of the world, isn't it? And this scientist produced this antibiotic which helped in the world war. वर्ल्ड वॉर में जो आर्मीज़ के लोग थे उनके ऊपर जो वुंड्स होते थे उसको इन्फेक्शन हो करके लोग मरते थे, तो एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट देने से वो बच गए, isn't it? So therefore we have to salute these scientists. They are real heroes, isn't it? उनको सैल्यूट करना चाहिए, ना कि किसी प्रिस्ट को. सो ये भी हमें समझना चाहिए. अगेन वी हैव टू सैल्यूट दिस पर्सन, एडवर्ड जेनर, isn't it? जिन्होंने वैक्सीन का आविष्कार किया, isn't it? तो वैक्सीनेशन का आविष्कार करने वाले ये एडवर्ड जेनर को हमें सैल्यूट करना चाहिए, उनको हमें पढ़ना चाहिए, isn't it? But our Indian peoples have a different mentality and they go to these quacks, isn't it? So those peoples call themselves miraculous supernatural persons. They dupe and cheat women and gullible. तो ये लोग हमारे भारत के अंदर ज़्यादा है, isn't it? And people are behind these people. So the big question is whom to salute, isn't it? Whom to follow. ये भी हमें सोचना चाहिए. So in this way you can see this the rationality and aim of the science. अभी aim क्या है साइंस का? What is the aim of science? Science is for scientific attitude. विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए होता है. So this is the first thing you have to inculcate in your mind, isn't it? तो विज्ञान क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करने के लिए होता है, isn't it? Science is for enhancement of our curiosity and mental abilities. ये विज्ञान का क्या उपयोग है, एम क्या है? विज्ञान हमारी जिज्ञासा और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है, isn't it? ये इसका प्राइम एम है विज्ञान का. साइंस इज़ मेंट टू मेक आवर पर्सनल एंड सोशल लाइफ मीनिंगफुल. विज्ञान हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को सार्थक बनाने के लिए है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द साइंस. व्हाट आर द एम्स ऑफ द साइंस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. साइंस इज़ प्राइमरीली फॉर मेंटल एंड सेकेंडली फॉर मटेरियल प्रोग्रेस. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग. विज्ञान मुख्यतः मानसिक और द्वितीयतः भौतिक उन्नति के लिए है, isn't it? So
we humans are not understanding this phenomenon and this aim of the science, isn't it? So science is primarily for mental and then secondly for material progress, isn't it? So this is the important aspect of the science. We live in an incompatible life with science and superstitions. ये हमें दिखाई पड़ता है. हम विसंगत, isn't it? हम विज्ञान और अंधविश्वासों के साथ असंगत और विसंगत जीवन में रहते हैं. Isn't how many people are understanding this fact? We are looking around, we are observing. There are numerous peoples. They are living along with scientific gadgets and superstition. Isn't it? Scientific gadgets are devices. They are using scientific devices, and on the other hand, they are following the superstition. Isn't it? हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो विज्ञान से पैदा हुई चीज़ें यानी कि साइंस की प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, लेकिन साइंटिफिक एटीट्यूड को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाते हैं. Isn't it? We want products of science, that is technology and devices, but not a scientific attitude. हमें विज्ञान, तंत्रज्ञान के उपकरण के उत्पादन चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं. We want products of science, that is technology and devices, but not scientific attitude. So this is the important thing, isn't it? That means we are living in incompatible life. We are leading an incompatible life, isn't it? एक विसंगत जिंदगी हम जीते हैं जहाँ पर हम विज्ञान के प्रोडक्ट यानी कि टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, डिवाइसेस यूज़ करते हैं, लेकिन साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं यूज़ करते हैं. Isn't it? For example, we visit a temple with a modern car. Isn't it? We visit a temple with a modern car, but we don't have a scientific attitude. हम मोबाइल यूज़ करते हैं, which is a product of our science and technology. It is a device, but we don't have scientific attitude in our general life. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक विसंगत ज़िंदगी हम जीते हैं along with superstition and scientific devices only, isn't it? हमें साइंस की सृष्टि चाहिए लेकिन दृष्टि नहीं, ऐसा हमें यहाँ कहना पड़ता है. हमें साइंस की सृष्टि चाहिए लेकिन दृष्टि नहीं. So therefore the aim and purpose of the science is to develop scientific attitude in our lives. So this is the important aspect that we have to learn. Science is to discover things, not to cover in religious rituals, isn't it? What is the purpose of science? Science is to discover things, not to cover in religious rituals, isn't it? So discover करना है, उसको cover नहीं करना है, isn't it? Science is to discover, not to cover. But we are covering the most of the things in religious rituals, not discovering it. So these are the important aspects that we have to understand, and hope you understood this particular aspect, isn't it? So try to apply science in our day-to-day life. So that is the message that I want to give you. Okay, so thank you friends, thank you very much.